राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। तो मैं दिनकर सिंह आप सभी के समक्ष रसायन विज्ञान का संपूर्ण कक्षा लेकर उपलब्ध हूँ। देखिए, इस रसायन विज्ञान के संपूर्ण कोर्स का ये तीसरा दिन है। कल हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ का वर्गीकरण, जिसके तहत कल हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक आधार पर पदार्थ के विभाजन, जिसके तहत हम लोगों ने पदार्थ को दो भागों में बांटा था। पहला था शुद्ध पदार्थ और दूसरा था अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जो एक परमाणु से मिलकर बना हो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो। और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो अशुद्ध पदार्थ वो होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर बना हो, उसको अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व क्या होता है? वैसा पदार्थ जो एक परमाणु से मिलकर बना हो उसे तत्व कहते हैं, और वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणु के दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। हम लोग तत्व को दो भागों में बांटे थे, एक धातु और दूसरा अधातु, और हम लोगों ने यौगिक को भी दो भागों में बांटे थे, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वो होता है जिसमें कार्बन तत्व का जिक्र करते हैं, वो कार्बनिक यौगिक होता है, और जिसमें कार्बन तत्व नहीं पाया जाता है उसको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक समांग और दूसरा विषमांग। समांगी क्या होता है? वैसा पदार्थ जो 100% घुल जाता है उसको समांगी कहते हैं, और वैसा पदार्थ जो 100% नहीं घुलता उसको विषमांगी कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग आगे देखेंगे, जिसके तहत आज के टॉपिक के तहत हम लोग देखेंगे परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु के बारे में देखते हैं। तो परमाणु, सबसे पहले हम किसी चीज का खोज देखते हैं। तो 1803 ईस्वी में एक आदमी थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। तो 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु का खोज किया गया था। कब किया गया था? 1803 ईस्वी में। और इसीलिए इस दिन को परमाणु का पिता कहा जाता है, इसीलिए जॉन डाल्टन को परमाणु का पिता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं परमाणु होता क्या है। तो वैसा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। परमाणु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एटम। ठीक है, 1803 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु का खोज किया गया था, इसीलिए जॉन डाल्टन को परमाणु का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ एटम कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये परमाणु होता क्या है। तो वैसा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वैसा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हम देखेंगे। परमाणु देख लिए तो हम देखेंगे अणु के बारे में देखेंगे। ठीक है, परमाणु देख लिए, अब हम अणु के बारे में देखेंगे। अणु क्या होता है? तो वैसा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम अणु कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अणु, जिसको हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स होता क्या है? तो वैसा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वैसा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे अणु या मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
और वैसा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु या एटम कहते हैं। अब इसके बाद देखिए एक और पॉइंट आपको बताते हैं। तत्व होता है तत्व, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। तो तत्व का सूक्ष्म कण क्या होता है? तो तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु होता है। याद रखिएगा, तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु होता है, यानी कि एटम होता है। और यौगिक मतलब कि कंपाउंड का सूक्ष्म कण अणु होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, अब हम लोग एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में तो देख लिए हैं। वैसा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता उसको अणु कहते हैं। और वैसा सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको एटम कहते हैं। एटम के फादर किनको माना जाता है? तो जॉन डाल्टन साहब को माना जाता है। 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन साहब ने एटम का खोज किया था। ठीक है, ये देख लिए। अब हम देखेंगे अणु के बारे में। अणु के बारे में देखेंगे। अणु को 5 भागों में बांटा गया है। अणु को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 5 भागों में बांटा गया है तो वो भी देखते हैं। पहला, एक परमाणविक अणु। पहला कौन है? एक परमाणविक अणु। दूसरा, द्विक परमाणविक अणु। तीसरा कौन है? त्रिक परमाणविक अणु। चौथा कौन है? चतुर्थ परमाणविक अणु। और पांचवा होता है अष्ट परमाणविक अणु। क्या क्या होता है? अष्ट परमाणविक अणु। ठीक है, अणु को 5 भागों में बांटा गया है। ये पहला को क्या कहते हैं? एक परमाणविक अणु, द्विक परमाणविक अणु, त्रिक परमाणविक अणु, चतुर्थ परमाणविक अणु और अष्ट परमाणविक अणु। इसके अंतर्गत होता कौन कौन है? एग्जाम्पल देखिए। इसमें सारा अक्रिय गैस होता है। कौन? सारा अक्रिय गैस होता है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। मतलब कि सारा अक्रिय गैस होता है। सारा अक्रिय गैस होता है। ये क्या होता है अक्रिय गैस? ये हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, द्विक परमाणु अणु में, द्विक परमाणविक अणु में कौन का एग्जांपल लीजिए? O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया। त्रिक परमाणविक अणु का बात करते हैं, O3 हो गया, SO2 हो गया, H2O हो गया। ठीक है, चतुर्थ परमाणविक अणु की बात करते हैं तो SO3 हो गया, SO3 हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, अब हम फिर अष्ट परमाणविक अणु की बात करते हैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल है C2H6। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इथेन। 2 कार्बन है और इसलिए इथ है और सिंगल बॉन्ड बनेगा इसलिए एन है तो इथेन कहते हैं। ठीक है, तो हम अणु को 5 भागों में बांटे हैं। एक परमाणविक अणु, द्विक परमाणविक अणु, त्रिक परमाणविक अणु, चतुर्थ और अष्ट परमाणविक अणु। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन साहब परमाणु सिद्धांत दिए और उसमें 3 बात कहे। 3 बात क्या कहे? पहला कहे कि परमाणु अविभाज्य होता है। पहला बात क्या कहे? परमाणु अविभाज्य होता है। दूसरा बात क्या कहे कि एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग तत्वों का, मतलब कि असमान तत्वों का असमान होगा और समान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान होगा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत।
देखिए जॉन डाल्टन भाई साहब 3 परमाणु सिद्धांत दिए। परमाणु सिद्धांत दिए, 3 बात कहे इसमें। पहला बात क्या कहे सो देखिए, परमाणु अविभाज्य है। दूसरा बात ही भाई साहब क्या कहे, परमाणु द्रव्यमान समान तत्वों का समान रहेगा, और ये परमाणु द्रव्यमान असमान तत्वों का असमान रहेगा। देखिए आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और सबको लिखिए, जिनको जो पहले से पढ़ रखे हैं वो रिवाइज के पर्पज से देख सकते हैं, मगर जो लोग नए हैं वो लोग इसको कॉपी कलम पे जरूर लेकर लिखिए, अपने कॉपी पर लिखिएगा। उससे क्या होगा कि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, और जब इसको जितना रिवाइज कीजिएगा उतना अच्छे से याद होगा। ठीक है, आइए 2 बात इनका देख लिए। तीसरा बात ये क्या कहे थे, तीसरा चीज कहे थे कि दो या 2 से अधिक तत्व को मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक, यानी कि कंपाउंड का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने से यौगिक यानी कि कंपाउंड का निर्माण होता है। ठीक है, ये जॉन डाल्टन साहब 3 सिद्धांत दिए। पहला बात कहे कि परमाणु अविभाज्य होता है, दूसरा कहे कि परमाणु द्रव्यमान समान तत्वों का समान होगा और परमाणु द्रव्यमान असमान तत्वों का असमान होगा, और तीसरा बात कहे 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने पर यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, ये परमाणु सिद्धांत दिए कौन? जॉन डाल्टन साहब कहे। मगर देखिए केमिस्ट्री क्या है, एक आदमी आकर बोल जाता है, दूसरा आदमी आकर बोलेगा कि नहीं ये गलती है, ये नहीं ये होगा, तो और ये अपवाद बन के रह जाता है। तो इसीलिए हम लोग जॉन डाल्टन साहब का सिद्धांत पढ़ लिए, तो अब जॉन डाल्टन साहब का सिद्धांत का दोष पढ़ेंगे, मतलब कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत के दोष। दूसरा टॉपिक डालिए, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के दोष। अगर हम डाल्टन परमाणु सिद्धांत के दोष की बात करते हैं तो सबसे पहले कहा, क्या कहे थे वो? परमाणु अविभाज्य होता है। तो सबसे पहले उसी को हम गलत ठहराएंगे, उसी को गलत ठहराया गया। हम क्या ठहराएंगे? गलत ठहराया गया। कहा गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता है, परमाणु विभाज्य होता है। और हम लोग जानते हैं परमाणु को 3 भागों में बांटा गया है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु अविभाज्य नहीं होता है, परमाणु विभाज्य होता है, और परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। दूसरा बात ये क्या कहे थे कि समान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान होगा और असमान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान असमान होगा। तो वो भी नहीं, ऐसा भी, इसको भी गलत ठहराया गया। समान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है और असमान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भी समान हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले कहा गया परमाणु विभाज्य है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। 3 मौलिक कण होते हैं, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा बात कहा गया समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान असमान हो सकता है। क्या कहा गया? कि समान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान असमान हो सकता है। आइए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन, इसको प्लूटोनियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं और इसको ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है,
हाइड्रोजन हो गया, पहला एग्जांपल ये हो गया। देखिए परमाणु संख्या अलग अलग है, परमाणु एक है, मतलब कि परमाणु तत्व तो एक ही है मगर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं C6H8, C6H8 ही होता है, नहीं सॉरी C612 और C614। ठीक है, यहाँ पे तत्व तो एक है मगर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं O816, O818। ठीक है, उसके बाद हम चौथा एग्जांपल लेते हैं सोडियम 1123 और सोडियम 1124। देख रहे हैं तत्व तो एक ही है मगर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, तत्व तो एक ही है परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। इसको बोलते क्या है, तो इसको समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। स्थान सेम रहेगा और परमाणु द्रव्यमान इसका अलग अलग रहेगा। ठीक है, ये इसका समस्थानिक है, सोडियम का भी 2 समस्थानिक है। ठीक है, आगे देखिए, तो दूसरा देख लिए। इनके दोष में तीसरा बात क्या कहा गया था, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। परमाणु विभाज्य है, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और दूसरा कहा गया कि समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान समान असमान हो सकता है। कैसे? तो देख लिए, हाइड्रोजन का हो गया 3, यहाँ पे कार्बन है समान तत्व है मगर यहाँ पे भार अलग अलग है। ऑक्सीजन भी समान तत्व है मगर यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। सोडियम भी, दोनों सोडियम ही है मगर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। ठीक है, अब हम तीसरा बात देख, तीसरा क्या कहा गया था कि असमान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान हो सकता है। तीसरा क्या कहा गया था, असमान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान हो सकता है। असमान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। देखिए अलग अलग तत्व है, तीनों अलग अलग तत्व है। क्या परमाणु द्रव्यमान इक्वल है? तो हाँ, आप कहिएगा हाँ, परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल इक्वल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कार्बन नाइट्रोजन। कार्बन का एक समस्थानिक होता है C14 और इसका तो होता ही होता है। तो देखिए, क्या यहाँ पे दोनों तत्व अलग अलग है? तो हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। परंतु परमाणु द्रव्यमान इक्वल है? तो हाँ, बिल्कुल इक्वल है। क्या परमाणु द्रव्यमान इक्वल है? तो बिल्कुल इक्वल है। क्या इस तीनों का तत्व अलग अलग है मगर परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान समान है। परमाणु द्रव्यमान समान है। ठीक है, इसको कहते क्या है? तो इसको इसका समभारिक कहते हैं, इसको इसका समभारिक कहते हैं, यानी कि समान भार। अभी आपको हम आगे पढ़ाएंगे समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। ठीक है, इस सब आगे आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत देख ले, जिसमें कहा गया था परमाणु अविभाज्य है, समान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान होता है और असमान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान असमान होता है। तीसरा बात उन्होंने क्या कहा था, दो या दो से अधिक तत्वों को जोड़ने से यौगिक का निर्माण होता है। फिर हम लोगों ने जॉन डाल्टन साहब के परमाणु सिद्धांत की दोष देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम कहें कि परमाणु विभाज्य होता है, परमाणु को 3 मौलिक कणों में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उसके आगे चर्चा की है कि समान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है और असमान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भी समान हो सकता है। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लिए। अगला टॉपिक है कि परमाणु को हम लोग बोले कि विभाज्य है। बोला गया कि परमाणु विभाज्य है और परमाणु का 3 मौलिक कण भी बताया गया। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम डालते हैं परमाणु के 3 मौलिक कण। अब परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन है? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तीनों के बारे में हम अब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अक्सर पूछा जाता है
कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का किसने किया था और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। और अक्सर तीनों के नाम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे। एक ट्रिक याद रखेंगे, क्या है? प्रोटॉन गो, इलेक्ट्रॉन थम, न्यूट्रॉन चढ़। क्या कहेंगे, क्या ट्रिक याद रखेंगे? प्रोटॉन गो, इलेक्ट्रॉन थम और न्यूट्रॉन चढ़। ठीक है, इसी से याद रहेगा हमको कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गो से गोल्डस्टीन, गो से गोल्डस्टीन ने किया था। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का तो थम से क्या याद आ जाएगा, थॉमसन। और न्यूट्रॉन का चढ़ से क्या याद आ जाएगा, चैडविक। क्या आ जाएगा, चैडविक याद आ जाएगा। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। देखिए, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, तो कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। अब हम बात करेंगे कि किस पे कितना आवेश होता है, किस पे कितना आवेश होता है, तो हम बात करेंगे निरपेक्ष आवेश की। तो देखिए, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे प्लस में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कोलम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कोलम, और ये प्लस में होता है। ठीक है, और वही माइनस में हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कोलम। ये किस पे चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, तो न्यूट्रॉन उदासीन है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान का। अब हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान का। प्रोटॉन पे कितना द्रव्यमान होता है, तो प्रोटॉन पे द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, 1.672 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 केजी। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन पे कितना द्रव्यमान होता है, तो न्यूट्रॉन पे द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 केजी। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कितना द्रव्यमान होता है, तो 1.675 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 केजी। अब देखिए, माइनस 27 केजी माइनस 31 केजी कौन बड़ा होगा, माइनस 27 केजी माइनस 31 केजी कौन बड़ा होगा। देखिए, अगर 10 टू दी पावर माइनस 27, इसका मतलब है कि एक बटा में 10 के पावर 27, ये 10 के पावर में माइनस 31 का मतलब है 1 बटा में 10 के पावर 31। ठीक है, तो पावर अगर नीचे का संख्या बढ़ता है तो वैल्यू घटता है, और ऊपर का संख्या बढ़ता तो वैल्यू बढ़ता। तो इसका मतलब है कि नीचे का संख्या बढ़ रहा है तो 27 और माइनस 27 ज्यादा होगा, मगर माइनस 31 कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से परमाणु द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा परमाणु द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा न्यूट्रॉन का। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान होगा किसका, तो इलेक्ट्रॉन का होगा। देखिए, ये तो लगभग लगभग दोनों बराबर है, मगर यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो थोड़ा सा ही ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग थोड़ा सा ज्यादा है। तो परमाणु द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका होगा, न्यूट्रॉन का, और सबसे कम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, क्योंकि माइनस 31 केजी है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग परमाणु द्रव्यमान देख लिए। अक्सर आजकल नया एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ देता है, हाइड्रोजन के अपेक्ष प्रोटॉन का चार्ज कैसे क्या है। तो देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन की आपेक्ष बात करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन का की आपेक्ष द्रव्यमान की बात करते हैं। तो देखिए, द्रव्यमान प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का लगभग लगभग बराबर है। तो हाइड्रोजन का और प्रोटॉन का
द्रव्यमान लगभग लगभग बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है, तो हाइड्रोजन अगर प्रोटॉन के बराबर है तो हाइड्रोजन न्यूट्रॉन के बराबर भी होगा। तो हाइड्रोजन लगभग लगभग न्यूट्रॉन के बराबर भी है और लगभग लगभग प्रोटॉन के बराबर भी है। मगर इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेशन है? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1/1837वां या 1840वां भाग है। कितना है? 1837वां या 1840वां भाग है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग देख लिए, ट्रिक से याद रखें कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 केजी है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 9.108 इंटू 10⁻31 केजी है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें कितना द्रव्यमान कितना है? 1.675 इंटू 10⁻27 केजी है। ठीक है, अगर हम निरपेक्ष आवेश की बात करते हैं तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना है? तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कितना है? तो 0 है। ठीक है, ये देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इसके संरचना के बारे में। ठीक है, कौन कहां होता है परमाणु में? परमाणु को हम बांट तो दिए, मगर परमाणु में कौन कहां होता है वो देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा कोई परमाणु है। ठीक है, क्या है? परमाणु है। बीच में इसका नाभिक होता है। नाभिक के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक के अंदर। आप पूछे तो सर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो इसके बाहरी कक्षा पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है, इसके बाहरी कक्षा पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन कौन पे कितना घूमता है, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किस कक्षा को क्या कहते हैं, किस कक्षा में कितना उप कक्षा होता है या उपकोष होता है, उस सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत क्या है? तो उससे पहले उनका एक हम एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे। उन्होंने एक गोल्ड प्लेट लिया और उस गोल्ड प्लेट पर अल्फा कण से बमबारी कराना शुरू किया। ठीक है, जब अल्फा कण से बमबारी कराना शुरू किया तो कुछ तो आर पार चले गए, कुछ इस गोल्ड प्लेट को होल किए और आर पार चले गए। ठीक है, जो हरा वाला आप देख रहे हैं। और ब्लैक मार्कर से जो देख रहे हैं, कुछ क्या हुआ, कुछ टकरा करके इधर चला गया, कुछ टकरा कर इधर चला गया। और इसके मध्यवर्ती भाग से कुछ टकरा करके जिस पथ पे गया है उसी पथ पे वापस लौट आया, जो रेड मार्कर से है। ठीक है, उसी पर वापस लौट आया। जब ये एक्सपेरिमेंट कराया, इस एक्सपेरिमेंट कराने के बाद इन्होंने 3 सिद्धांत दिया अपना। कौन कौन 3 बात कहा? कौन कौन कहा? पहला देखिए, परमाणु के अंदर रिक्त स्थान होता है। परमाणु के अंदर रिक्त स्थान होता है, तभी तो ये आर पार चला गया है। तो पहला बात इन्होंने क्या कहा? कहा कि परमाणु के अंदर रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा बात इन्होंने क्या कहा? परमाणु के मध्यवर्ती भाग पर, परमाणु के मध्यवर्ती भाग पर घन आवेश होता है। क्या होता है? घन आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और तीसरा बात इन्होंने क्या कहा कि परमाणु के मध्यवर्ती भाग पर, परमाणु के मध्यवर्ती भाग पर भारी द्रव्यमान वाले कण होते हैं। भारी द्रव्यमान वाले कण होते हैं, जिसमें टकरा करके ये इधर चला गया था। देखिए, तो 3 बात कहे। परमाणु के अंदर रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा, परमाणु के मध्यवर्ती भाग में, मध्यवर्ती भाग पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि घन आवेश होता है। और तीसरा बात कहा था कि परमाणु के मध्यवर्ती भाग में भारी कण होते हैं। क्या होते हैं? भारी कण होते हैं। ठीक है, ये 3 बात कौन कहा था? रदरफोर्ड भाई साहब ने
कहा था। ठीक है, ये देखने के बाद हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु इसका दोष देखेंगे। क्या देखेंगे? रदरफोर्ड का परमाणु दोष देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं हम रदरफोर्ड का परमाणु दोष। ये होता क्या है सो देखिए। रदरफोर्ड भाई साहब ने कहा कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिसे कक्षा कहते तो जान ही रहे थे। तो कहें कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, जो कि सरासर गलत है। अगर हमेशा चक्कर लगाते रहेगा इलेक्ट्रॉन तो कभी ना कभी उस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा खत्म होगा और वो नाभिक में गिर जाएगा। क्या ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है वो नाभिक में गिरता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इनका दोष है। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे हम रदरफोर्ड का परमाणु दोष। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु दोष के बारे में लिखेंगे हम। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाते रहता है। क्या? इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाता रहता है, जो कि गलत है, जो कि दोष है, गलत है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाएगा तो कभी ना कभी उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा और वह नाभिक में गिर जाएगा, और वह नाभिक में गिर जाएगा। और ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। रदरफोर्ड के परमाणु का दोष क्या है? तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, जो कि एक परमाणु दोष है उनका। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहेगा तो कभी न कभी उसका ऊर्जा खत्म हो जाएगा और वह नाभिक में गिर जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो ये इनका परमाणु मॉडल का दोष है रदरफोर्ड का। ठीक है, अब देखिए, अब अगर गिरता नहीं है इलेक्ट्रॉन तो क्यों घूमता है, क्या होता है? तो उसके बारे में कौन का बताया? तो उसके बारे में नील्स बोर भाई साहब ने बताया। अब नील्स बोर भाई साहब ने क्या बताया सो आगे पढ़ेंगे। नील्स बोर भाई साहब के अनुसार पर किसी भी तत्व के परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाता है, मगर इलेक्ट्रॉन एक खास ऊर्जा के साथ चक्कर लगाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक खास ऊर्जा के साथ चक्कर लगाता है और एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगाता है। क्या? तो एक दूसरे के, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका नाभिक है, परमाणु का नाभिक है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब इनका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाएगा, मगर हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक अलग अलग ऊर्जा होगा। मतलब हर इलेक्ट्रॉन एक खास ऊर्जा के साथ चक्कर लगाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरे के विपरीत लगाएगा। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई यहाँ है सो इधर जा रहा है, कोई यहाँ वाला इधर जा रहा है। मतलब कि एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगाता है। ठीक है, तो टॉपिक डालिए। नील्स बोर के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक लिखिए। नील्स बोर के अनुसार परमाणु के नाभिक के इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के
चारों ओर किसी खास ऊर्जा के साथ किसी खास ऊर्जा के साथ चक्कर लगाता है एवं चक्कर लगाता है एवं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत घूमता है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में घूमता है, एक दूसरे के विपरीत घूमता है। ठीक है, अब देखिए निल्स बोर भाई साहब ये तो कहे, अब रही बात ऊर्जा क्या कहे होंगे, ऊर्जा के बारे में भी कुछ ना कुछ बताए होंगे। तो बताएं कि अगर उच्च ऊर्जा, अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का त्याग करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ग्रहण करता है। इसको याद रखने का आसान ट्रिक देखिए, उच्च ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन है वो निम्न स्तर में जा रहा है तो ऊर्जा का त्याग करेगा। क्योंकि आप मान लीजिए कि हम घर पे अगर मान लीजिए 3 टाइम खाते हैं और तीनों टाइम रोटी खाते हैं, मगर हम गए आपके घर और आपके घर 1 टाइम रोटी 2 टाइम चावल खाया जाता है, तो हमको आपके अनुसार ढलना पड़ेगा, ये नहीं कि आप मेरे अनुसार ढल जाएगा, हमको ढलना पड़ेगा, हम जा रहे हैं तो हमको ढलना पड़ेगा। वैसे ही परमाणु, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, खुद का त्याग करेगा, और अगर अगर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। ठीक है, दूसरा क्या बात क्या कहे थे, अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का परित्याग करता है। क्या करता है, ऊर्जा का परित्याग करता है। और तीसरा बात, अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का ग्रहण करता है। क्या करता है, ऊर्जा का ग्रहण करता है। जिसके यहाँ जाइएगा उसके अनुसार आप खुद को ढालना पड़ेगा अगर वहां पे आपको सरवाइव करना है तो इसीलिए वैसा याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का परित्याग, तो ऊर्जा का परित्याग करता है, ऊर्जा का परित्याग करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का ग्रहण करता है। क्या करता है, ऊर्जा का ग्रहण करता है। यह क्या था, नील्स बोर सिद्धांत अनुसार लिख दिए हम गलती से, नील्स बोर के सिद्धांत, नील्स बोर के सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम तो देख लिए, सेल के बारे में, परमाणु के बारे में देख लिए कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। अब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कैसे क्या होगा, उस बाहरी कक्षा को क्या कहते हैं, उसके बारे में पर चर्चा करेंगे। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर, जिस वृत्ताकार पथ पर घूमता है, उस वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, तो उस वृत्ताकार पथ को सेल कहते हैं, उसको कक्षा कहते हैं, उसको कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा, कोष या सेल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सेल के बारे में। ये केमिस्ट्री वाला सेल नहीं है, ये सॉरी बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, केमिस्ट्री वाला सेल है। केमिस्ट्री वाले सेल का मतलब होता है कक्षा या कोष। अगर ये बायो रहता तो CLL होता और उस सेल का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, तो सेल के बारे में देखिए, सेल क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ जिस पर कि इलेक्ट्रॉन घूमता है उसी को कक्षा कहते हैं। जैसे कि एक कक्षा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा लिख भी लेते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पर, जिस वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर
लगाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सेल, उसे कक्षा या उसे कोष कहते हैं। कक्षा कहते हैं या कोष कहते हैं। अब देखिए कितना होता है कक्षा या कोष, कितना होता है? तो 6 प्रकार का होता है सेल ना, 6 होता है। कौन कौन? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। सेल 6 होता है, ठीक है। और सेल 6 होता है, इसका हो गया 1, 2, 3 तीसरा नंबर का सेल है, चौथा नंबर का सेल है, ये 5वां नंबर का सेल है, ये 6ठा नंबर का था और ये 7वां नंबर का सेल है। ये तो आप जान गए कक्षा 6 होता है। मगर अब हर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ये भी तो जानना होगा कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा में कितना रहेगा, तीसरा में कितना रहेगा। क्योंकि हर कक्षा का तो अलग अलग स्टोरेज होगा अपना। इसका नजदीक वाला कक्षा का कम स्टोरेज होगा, दूर वाले कक्षा का स्टोरेज बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। तो वो निकालने के लिए हम बोर्ड ब्यूरी योजना के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? बोर्ड ब्यूरी योजना। इसको हम मिटा ही देते हैं। बोर्ड ब्यूरी योजना के अनुसार किसी भी कक्षा में का अधिकतम इलेक्ट्रॉन जानने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है 2n², जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। जैसे कि k का होता है, k में कितना नंबर ऑफ सेल पे है? k तो 1, l कितना पे है? तो 2, m कितना पे है? 3, n कितना पे है? 4। तो वैसे ही अगला टॉपिक देखिए, बोर ब्यूरी योजना। बोर्ड ब्यूरी योजना के अनुसार क्या कहा गया है? तो इसके अनुसार किसी कक्षा के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से निकालते हैं। क्या चीज से निकालते हैं? 2n² से निकालते हैं। अब मान लीजिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए k कितना नंबर का सेल है? 1 नंबर का है। तो यहाँ पे n क्या है? तो n है नंबर ऑफ सेल। जो k का 1 होता है, l का 2 होता है, m का 3 होता है, n का 4 होता है, o का 5 होता है, p का 6 होता है और q का 7 होता है, ठीक है। तो देखिए हम जानेंगे कि k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? तो फॉर्मूला क्या है? 2n²। k का कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। तो 2 गुने में 1 का स्क्वायर यानी कि 2 होगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं एल सेल का, तो इसका अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2n²। 2n का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? तो एल के लिए 2 रहेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। वैसे ही के एल एम की बात करते हैं, तो m का अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ भी 2n², यहाँ n का वैल्यू 3 होगा, तो 3 तिया 9, तो 2 गुने में 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। वैसे ही n का निकालेंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 2n², यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? तो n का वैल्यू 4 होगा, तो 2 गुने में 4 का स्क्वायर 16, तो 16 दूना 32। ऐसे ही हम सबका 6-7 कक्षा का निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या था? तो ये हमारा था बोर्ड ब्यूरी योजना। हम लोग सेल पढ़ लिए। अब देखेंगे हर एक सेल के अंदर सब सेल पाया जाता है। क्या होता है? हर एक सेल के अंदर सब सेल पाया जाता है, ठीक है। अब सब सेल के बारे में हम देखेंगे। सब सेल कितने होते हैं? तो सब सेल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? एस, पी, डी और एफ। कितने होते हैं? एस, पी, डी और एफ। सब सेल यानी कि उपकक्षा या उपकोष। उपकक्षा या उपकोष। कक्षा यानी कि सेल कक्षा को कई भागों में बांटा गया है, जिसे उपकक्षा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे उपकक्षा कहते हैं, ठीक है। तो कक्षा को कितने भागों में बांटा गया है? तो कक्षा को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में कौन कौन? एस, पी, डी और एफ। इसमें एस में मैक्स इलेक्ट्रॉन मतलब कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 4 रहता है,
डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रहता है, सॉरी पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा, डी में 10 रहेगा और एफ में 14 रहेगा। ये सब याद रखिएगा, तभी आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तो समझ में आएगा कि कहाँ कैसे हुआ है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में एस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है, पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकता है, डी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 रह सकता है और एफ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 14 रह सकता है। ठीक है, इसको याद रखना है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। अब देखिए, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस सबसेल का आकार क्या है, पी सबसेल का आकार क्या है, डी सबसेल का आकार क्या है, एफ सबसेल का आकार क्या है। तो अब हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एस सबसेल का आकार, पी सबसेल का आकार, डी सबसेल का आकार और एफ सबसेल का आकार, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, एस पी डी एफ, एस सबसेल का आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है स्फेरिकल, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको गोलाकार। क्या कहते हैं? गोलाकार। पी सबसेल का आकार कैसा होता है? डम्बल, हिंदी में कहते हैं डमरू। डी सबसेल का आकार क्या होता है? डबल डम्बल, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विक डमरू। और एफ सबसेल का आकार कैसा होता है? तो कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हिंदी में कहते हैं जटिल। इसका आकार कैसा होता है? जटिल होता है। याद रखिएगा, एस फॉर एस से एस सबसेल और एस स्फेरिकल याद रख सकते हैं। तो एस सबसेल का आकार कैसा होता है? स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार। पी उपकक्षा का आकार डमरू होता है, डी उपकक्षा का आकार द्विक डमरू होता है और एफ उपकक्षा का आकार कैसा होता है? आकार कैसा होता है? तो जटिल होता है। ठीक है, कैसा होता है? तो जटिल होता है। हम लोग सेल देख लिए, हम लोग सब सेल देख लिए, हम लोग रखना सीख रहे हैं। अब कहाँ कैसे रखा जाता है सो जान लिए, किस घर में कितना जगह है सो जान लिए, किस घर में कितना बेड लगा है सो जान लिए। जैसे कि एस क्या है, सेल क्या है? तो घर है। और सब सेल क्या है? तो एक घर में कितना रूम है, ये भी चर्चा कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? तो कितने एक रूम में कितना रह सकता है, सो है। जैसे कि एस है तो इसमें मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, पी वाले रूम में 6 लोग रह सकते हैं, एफ वाले रूम में 10 लोग रह सकते हैं, डी वाले में 10 रह सकते हैं और एफ वाले में 14 लोग रह सकते हैं। ऐसा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है? तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से सजाना ही, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब कि देखिए, मानिए कि एस सबसेल छोटा है, उसमें मान लीजिए कि एस सबसेल एक रूम है, जिस रूम में 2 लोग ही रह सकते हैं। एक डबल बेड लगा हुआ है जिसमें कि 2 लोग ही रह सकते हैं, 3 लोग नहीं रह सकते हैं। वैसे ही पी सबसेल है, उसमें डबल बेड का 3 ठो रूम लगा हुआ है, 3 ठो बेड लगा हुआ है उस रूम में, तो उसमें मैक्सिमम 6 लोग ही रह सकते हैं। वैसे ही एफ का एस पी डी का बात करते हैं तो डी में 5 बेड लगा हुआ, उसमें मैक्सिमम 10 लोग रह सकते हैं। वैसे ही एफ में कितने बेड लगे हुए हैं? तो एफ में 7 बेड लगे हुए हैं, उसमें कि 14 लोग रह सकते हैं। वैसे भी आप याद कर सकते हैं। तो किस में कितना लोग रहना है, कैसे क्या एडजस्ट करना है, तो ये कौन करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से करते हैं। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मान लीजिए कि एक रूम में 5 डी ब्लॉक का डी कक्षा का रूम है, उसमें 5 बेड लगा हुआ है। क्या करें? हमको 5 आदमी ही सुलाना है,
तो क्या करेंगे हम, एक के बेड पर 2 को सुलाएंगे, फिर दूसरे पे 2 को, फिर तीसरे पे 1 को, 2 को खाली रहेगा? नहीं, पांचों पे 1 को सुला देंगे। जब पांचों को भर गया तब पांचों को डबल करना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसा याद रखिएगा, आगे हम समझाएंगे तो और आसानी से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसको सजाइए 2 8 2 8 1। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सोडियम के बाद देखिए नियोन, जो कि आता है 10 नंबर पे, तो इसका क्या होगा, 2 होगा 8 होगा। उसका सोडियम देख लिए। उसके बाद हम कैल्शियम, कैल्शियम होता है 20 नंबर पे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। ठीक है, इसको सजाइए 2 8 8 2। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संख्या के बारे में। देखिए, ये जो है ना आखिरी जो कक्षा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके अलावा जो बच गया इसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये अष्टक पुराने में जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसको वैलेंसी कहते हैं। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मगर देखिए, यहाँ पे 8 है, देखिए यहाँ पे हम 8 लिए, यहाँ भी 8 लिए, इसके बाद हम 9 क्यों नहीं किए, यहाँ तो खैर 9 होगा भी नहीं, मगर क्या हुआ, 8 हो गया, इसका अगली कक्षा में जाए। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, 8 के बाद 9 क्यों नहीं लिए? तो एक होता है अष्टक नियम, कोई भी कक्षा के कोई भी तत्व की आखिरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसको पूर्ण माना जाता है या उसको अस्थाई माना जाता है। तो ये अष्टक नियम भी लिख लीजिए, बाकी टॉपिक हम देखेंगे अगले क्लास में। अष्टक नियम देख लीजिए, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह पूर्ण या अस्थाई माना जाता है। इसलिए बाहरी कक्षा में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्या कहता है अष्टक नियम, क्या कहता है, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह पूर्ण या अस्थाई माना जाता है, और उससे ज्यादा पूर्ण या अस्थाई माना जाता है, और इसलिए बाहरी कक्षा में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अष्टक नियम पूरा हो गया। आज का क्लास हम यहीं तक रोकते हैं, लगभग 1 घंटा अप्रोक्स हो चुका है, इसलिए अब अगले क्लास में आगे देखेंगे। अगले क्लास में हम परमाणु संख्या के बारे में देखेंगे, परमाणु द्रव्यमान के बारे में देखेंगे, फिर हम समस्थानिक समभारिक के बारे में बात करेंगे, फिर समन्यूट्रॉनिक के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग क्या चीज का बात करेंगे, तो वैलेंसी का बात करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, राधे राधे।